जय हिंद साथियों, व्यू 90 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं फरहत शकीब। कल देर रात देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रात तकरीबन 1:52 पर सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक ट्वीट किया। उस ट्वीट के बाद भारतीय जनता पार्टी की पूरी लॉबी के अंदर जो हड़कंप मचा है, या भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो बेचैनी बढ़ी है, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय जनता पार्टी के एक के बाद एक नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। इससे यह बात स्पष्ट हो गई है कि सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में 2014 वाली स्थिति में नहीं है, ना ही 2019 वाली भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बची रह गई है, जब एक अकेला सब पर भारी हुआ करता था। और ये नारा जो है, एक अकेला सब पर भारी का, कोई गली का छुटभैया नेता से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक आसानी से लगा दिया करते थे। अब वैसी कोई बात नहीं रही है। 1.5 लाइन की एक ट्वीट जो आप मेरे पीछे के स्क्रीन पर देख सकते हैं, उस ट्वीट के बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस तरह से प्रतिक्रिया सामने आई है, वो देश देख रहा है, खुली आंखों से देख रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी वो भी जनता के सामने एक्सपोज हो रही है। और एक दूसरा सबसे बड़ा दावा जो शिवसेना के नेता संजय राउत ने किया है मीडिया से बातचीत करते हुए, कि राहुल गांधी की हत्या की जा सकती है या विपक्ष के नेताओं की हत्या की जा सकती है, और ये योजना विदेश की धरती पर बनाई जा रही है। ये कोई और नहीं कह रहा है, संजय राउत कह रहे हैं। एक जिम्मेदार सांसद हैं संजय राउत शिवसेना के, वो ये बयान दे रहे हैं, मीडिया के सामने ये बयान दे रहे हैं। कोई निजी बातचीत नहीं है, वो सार्वजनिक रूप से देश की मीडिया के सामने ये बयान दे रहे हैं। इन दोनों बातों का कनेक्शन क्या है, बात करेंगे इस पर विस्तार से। लेकिन इससे पहले कुछ बातें बहुत स्पष्ट होनी बहुत जरूरी है। 4 जून को जब नतीजे आए हैं, भारतीय जनता पार्टी 240-42 सीटों पर सिमटती हुई नजर आई और अब एनडीए की सरकार है। यह अलग बात है कि गोदी मीडिया अभी भी मोदी 3.0 की सरकार चलाता है, लेकिन हकीकत यह है कि देश में इस वक्त एनडीए की सरकार है, मोदी जिसके प्रधानमंत्री हैं। और जनता दल यूनाइटेड, चंद्रबाबू नायडू और अन्य छोटे छोटे दलों के सहयोग से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान है। लेकिन पिछली 2 लोकसभा चुनावों में, यानी 16वीं लोकसभा में और 17वीं लोकसभा में, विपक्ष को जितना मजबूत होना चाहिए था, विपक्ष उतना मजबूत नहीं था। इसलिए नरेंद्र मोदी सरकार ने जो दिल चाहा वो किया, जिस तरह मनमानी करनी चाहिए वो की, और तमाम जन विरोधी कानून 10 सालों में बनाए गए, सदन से पास किया गया, और देश की मीडिया ने उस पर एक जनमत तैयार करने का कुत्सित प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी के तलवे चाटने में देश की जो गोदी मीडिया है, उसने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। वो चर्चा का एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन इस बार नजारा कुछ और है। विपक्ष इतना आक्रामक है क्योंकि उसके पास संख्या बल है, और खास तौर से राहुल गांधी। ये राहुल गांधी 3.0 का जो अवतार है, सदन के अंदर और सदन से लेकर सड़क तक जिस तरह राहुल गांधी दिख रहे हैं, वो उसकी उम्मीद नहीं की गई होगी कभी भारतीय जनता पार्टी के अंदर, क्योंकि उन्होंने तो करोड़ों अरबों खरबों रुपए राहुल गांधी को पप्पू साबित करने के लिए खर्च किए थे। और वो पप्पू वाली छवि राहुल गांधी ने ध्वस्त कर दी है, नेस्तनाबूद कर दी है। आज देश की जनता राहुल गांधी को जितनी सीरियसली ले रही है, उतना नरेंद्र मोदी को जनता देश की अब सीरियस नहीं लेती है। और ये कई सर्वे में ये बात सामने आ चुकी है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ नीचे आया है, राहुल गांधी की लोकप्रियता का ग्राफ न सिर्फ ऊपर गया है, बल्कि अब देश की जनता राहुल गांधी को सुनना चाहती है, समझना चाहती है, और उनकी बातों पर को संजीदगी से ले रही है देश की जनता। तो आखिर क्या अभी सिर्फ राहुल गांधी के बतौर विपक्ष के नेता 2 भाषण हुए हैं। एक तो शपथ ग्रहण जो सांसदों का शपथ हुआ, उसके बाद जब सेशन शुरू हुआ उस वक्त जब राहुल गांधी ने भाषण दिया,
और यह बजट सत्र के दौरान जब दूसरा भाषण उन्होंने दिया है। इन दोनों भाषणों का सार यह है कि नरेंद्र मोदी के पसीने छूट गए हैं। पहली बार भी जो उन्होंने भाषण दिया उसमें उन्होंने जनता के मुद्दों को एड्रेस किया, जाति जनगणना के मुद्दे को एड्रेस किया, अग्निवीर के मुद्दे को एड्रेस किया, अल्पसंख्यकों के ऊपर होने वाले अत्याचार को एड्रेस किया, अडानी और अंबानी के भ्रष्टाचार को एड्रेस किया। और उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी ने, जब उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश के हिंदुओं को हिंसक बना रही है, भारतीय जनता पार्टी ने उसको इस तरह पोर्ट्रे करने की कोशिश की अपने आईटी सेल के माध्यम से और गोदी मीडिया के माध्यम से कि राहुल गांधी ने देश के 100 करोड़ हिंदुओं को हिंसक बताया है। लेकिन वो प्रोपेगेंडा चला नहीं, वो प्रोपेगेंडा बिल्कुल फेलियर हो गया, ध्वस्त हो गया जिसको आप कह सकते हैं। और यही अभी जो बजट सत्र के दौरान राहुल गांधी ने अपना भाषण दिया है, उस दौरान भी जब उन्होंने चक्रव्यूह का जिक्र किया और उस चक्रव्यूह के नक्शे के तौर पर उन्होंने कमल के फूल को चिन्हित किया और कहा कि ये चक्रव्यूह का नक्शा जो है वो कमल के उल्टे हुए फूल की तरह होता है, तो यहां भी भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू कार्ड खेलने की कोशिश की और भारतीय जनता पार्टी ने यह प्रोपेगेट करने की कोशिश की कि कमल का फूल जो है वो ब्रह्मा जी और सरस्वती जी की सवारी होती है, तो कमल के फूल का अपमान करके राहुल गांधी ने हिंदुओं का अपमान किया है। क्योंकि सत्ता पक्ष के पास इससे आगे कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी की किसी एक तार्किक बात का जवाब सत्ता पक्ष के पास नहीं है, तो विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी को एंटी हिंदू, मुसलमानों को अपीजमेंट करने वाला पोर्ट्रे करने की कोशिशें लगातार 10 सालों से चल रही हैं, लेकिन उसमें वो पूरी तरह से नाकाम रहे हैं, फेलियर रहे हैं। और अभी ऐसा ही कुछ हो रहा है जब राहुल गांधी मुंह खोल रहे हैं संसद के अंदर, जितनी आक्रामकता के साथ राहुल गांधी मुंह खोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उनके किसी तार्किक प्रश्न का उत्तर देने के बजाय उनको हिंदू विरोधी पोर्ट्रे करने की कोशिश में लगी हुई है, जिसमें वो पूरी तरह से फेल है। 17वीं लोकसभा में मोदी की सरकार किस तरह चली है, किस तरह से तानाशाही की गई है और किस तरह से जनता को मूर्ख बनाया गया है, उसका एक छोटा सा नक्शा, छोटी सी तस्वीर मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। 17वीं लोकसभा यानी 2019 से 2024 के दौरान जो लोकसभा थी, उसमें कुल 221 बिल पास किया गया, जिसमें 1/3 बिल यानी 34 से 35% बिल 1 घंटे से कम की चर्चा के अंदर पास कर दिया गया। यह देश की जनता के लिए बनाया जाने वाला बिल है, जन कल्याण का बिल है, देश की जनता के हितों को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा बिल है। इससे आप भारतीय जनता पार्टी की नीयत और जनता के प्रति उसकी संवेदना और उसकी जवाबदेही का अंदाजा लगा सकते हैं कि देश की जनता के लिए जो नियति तय की जा रही है, जो नियम और कानून बनाए जा रहे हैं, उस पर कितनी संजीदगी से भारतीय जनता के पार्टी के लोग विपक्ष के साथ या स्वयं सदन में चर्चा करना चाहते हैं। एक आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूं, 1/3 बिल, 221 बिल पास किया गया, जिसमें से 1/3 बिल 1 घंटे से कम की चर्चा के अंदर पास कर दिया गया। तकरीबन 13% बिल ऐसे हैं जिसके लिए 1 से 2 घंटे के अंदर की चर्चा हुई। तकरीबन 22% ऐसे बिल पास किए गए जिसके लिए 2 से 3 घंटे चर्चा की गई, और 30% ऐसे बिल हैं जिसके लिए 3 घंटे से ज्यादा समय लगाया गया चर्चा करने में। यानी ये देश की जनता के लिए बनाया जाने वाला बिल है। सत्ता की नीयत आप समझ सकते हैं। और जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी होती है, जिसके पास किसी बिल को पास करने से पहले विमर्श के लिए भेजा जाता है, उस कमेटी के पास जो बिल भेजा गया है उसका एक आंकड़ा आपको मैं बता देना चाहता हूं। यानी 17वीं लोकसभा में, यानी 2019 से 2024 के बीच की जो लोकसभा थी, उसमें सिर्फ 16% बिलों को स्टैंडिंग कमेटी, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के पास विमर्श के लिए भेजा गया था। 16वीं लोकसभा यानी 2014 से 2019 की जो लोकसभा थी, उसमें भी 28% बिलों को पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के पास विमर्श के लिए भेजा गया था। 2004 से 2009 यानी यूपीए 1 और यूपीए 2 के साथ मोदी के दोनों कार्यकाल की तुलना मैं आपके सामने कर रहा हूं। 2004 से 2009 जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने थे,
यूपीए 1 की सरकार आई थी, उस दौरान पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी में देश के लिए बनाए जाने वाले 60% बिलों को पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा गया था। और 2009 से 2014 यानी यूपीए 2 की जब सरकार रही, जिसके प्रधानमंत्री भी मनमोहन सिंह थे, उस दौरान 71% बिलों को पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा गया था। यूपीए 1 और यूपीए 2 के आंकड़े आप देख सकते हैं, एक में 60% बिल और एक में 71% बिल, जबकि नरेंद्र मोदी की 56 इंची वाली सरकार में, यानी जिसको अमृतकाल की सरकार कहा जाता है, मोदी मीडिया जिसको इस तरह से प्रोजेक्ट करने की कोशिश करता है, वो जनता के लिए बनाए जाने वाले नियमों को लेकर, जनता के हितों के लिए बनाए जाने वाले नियमों को लेकर कितना संजीदा है, या उसका रवैया क्या है, डिक्टेटरशिप है, अधिनायकवाद है, तानाशाही रवैया है, इससे आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। राहुल गांधी ने ईडी को लेकर एक सवाल खड़ा किया है कल रात, देर रात, और स्वाभाविक है कि देश के नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी, वो कोई ऐसी बात करेंगे नहीं, वो कोई हल्की फुल्की बात करेंगे नहीं, और वो पहले भी नहीं करते थे हल्की फुल्की बात। ये अलग बात है कि मीडिया उसको एक बहुत हल्की फुल्की बात के तौर पर पेश करता था और देश की जनता को भी लगता था कि ये आदमी कुछ भी बोल सकता है। लेकिन कल जब राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, जिस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि शायद मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण एक या दोनों में से किसी एक को पसंद नहीं आया है, इसलिए मेरे घर ईडी भेजने की तैयारी हो रही है, ईडी के अधिकारियों ने मुझे बताया है और मैं बाहें फैलाकर ईडी के अधिकारियों का इंतजार कर रहा हूं, चाय और नाश्ता मेरी तरफ से होगा। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी को ईडी ने पहले नहीं बुलाया है। जून 2022 में राहुल गांधी को ईडी 50 घंटे तक पूछताछ के लिए बुला चुकी है। नेशनल हेराल्ड का जो मनी लॉन्ड्रिंग मामला है, उस मामले में पूछताछ के लिए हालांकि ईडी को तब भी कुछ भी नहीं मिला था। और हम बखूबी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी अपने विपक्षियों को ईडी के माध्यम से किस तरह कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, या वो कैसे करते आए हैं। 10 सालों में हमने इसका प्रत्यक्ष नमूना देखा है। और किस तरह से फिर ईडी की रेड के जरिए, ईडी की धमकी के जरिए फिरौती वसूली गई है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड में स्पष्ट हुआ है कि पहले ईडी भेज करके धमकाया गया कॉर्पोरेट्स को, उसके बाद उससे मोटा चंदा वसूला गया, या पहले ईडी भेजकर धमकाया गया और उसके बाद उस नेता को अपनी पार्टी में शामिल करा करके राष्ट्रवादी और विराट सनातनी योद्धा के तौर पर प्रोजेक्ट कर दिया गया। ये हम देखते आए हैं। और सबसे गंभीर सवाल जो संजय राउत ने खड़े किए हैं कि राहुल गांधी की हत्या हो सकती है। राहुल गांधी के पिता की हत्या हो चुकी है, राहुल गांधी के दादी की हत्या हो चुकी है, पूरा देश जानता है। और संजय राउत कह रहे हैं कि राहुल गांधी की हत्या हो सकती है, या वो लोग जो संविधान को बचाने की कोशिशों में लगे हैं, यानी उन्होंने तमाम विपक्ष के लोगों के बारे में भी कहा है कि उनमें से किसी की भी हत्या हो सकती है, जिसकी साजिश विदेश में रची जा रही है। इस बात को कितनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए, ये तो मैं आप पर छोड़ता हूं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि नरेंद्र मोदी का स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स क्या है। संजय जोशी को हम जानते हैं, हिरेन पांड्या को हम जानते हैं। संजय जोशी की सीडी कांड बहुत मशहूर है, कभी गूगल करिएगा पता चल जाएगा। हिरेन पांड्या कौन थे, कभी गूगल करिएगा पता चल जाएगा कि गोधरा के दंगों को लेकर हिरेन पांड्या ने क्या कहा था और उसके बाद हिरेन पांड्या का क्या हुआ, यह आपको पता चल जाएगा। अभी इन्फोसिस के डायरेक्टर हैं नारायण मूर्ति, उनके साथ क्या हो रहा है यह भी आपको पता चल जाएगा। अभी रिसेंट न्यूज है, जब उन्होंने कैपिटल ग्रोथ को लेकर सवाल उठाया है तो उनको नोटिस पकड़ा दिया गया है। तो ये स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की। इसमें मुझे कुछ नया नहीं दिखता है। अगर राहुल गांधी ऐसा कुछ कह रहे हैं तो इस बात में दम दिखता है, इस बात में गंभीरता दिखती है। और अगर राहुल गांधी के साथ ऐसा कुछ होता है, ईडी की छापेमारी होती है, तो निश्चित रूप से यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बैकफायर करने जैसा होगा। इसमें कहीं कोई शक नहीं है, कहीं कोई शुबा नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी अब वो राहुल गांधी नहीं है जिसको अब आप आसानी से पप्पू बना सकते हैं। राहुल गांधी समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति के इशू को पार्लियामेंट में एड्रेस कर रहे हैं, सड़कों पर एड्रेस कर रहे हैं। और राहुल गांधी को लेकर जन स्वीकार्यता बढ़ रही है, लोग उनको संजीदगी से ले रहे हैं।
और यही कारण है कि राहुल गांधी के 1.5 लाइन की ट्वीट के बाद पूरी भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह की खलबली मची है, अभी 2 दिन पहले राहुल गांधी की जाति को लेकर भी जिस तरह से अनुराग ठाकुर ने स्मार्ट बनने की कोशिश की थी, एक बदतमीज आदमी है अनुराग ठाकुर, ये हम सब जानते हैं। गोली मारो सालों को नारे लगाने वाला अनुराग ठाकुर ने जिस तरह से बदतमीजी करने की कोशिश की राहुल गांधी के साथ, और उसके बाद पूरी भारतीय जनता पार्टी उन्होंने, और उसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी साथ मिल गया उनको कि उसकी उस बदतमीजी वाली क्लिप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया अपने ट्विटर हैंडल से, जबकि उनके दुलारे का वो बदतमीजी थी, वो जो बकवास थी, उसको एक्सपंज कर दिया गया पार्लियामेंट की कार्रवाई से। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर आना पड़ा, और अब आज भी जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, जिस तरह से गिरिराज सिंह ने उलट पुलट कहा है, जिस तरह से राजीव चंद्रशेखर ने राहुल गांधी को सेरेडाउन खाने की सलाह दी है। राजीव चंद्रशेखर तिरुवनंतपुरम में इलेक्शन लड़ रहे थे अभी लोकसभा का, तो उन्होंने जो विशाल रोड शो निकाला था जिसमें 22-32 लोग रहे होंगे बमुश्किल केरला के अंदर, मुझे लगता है कि उस दिन भी राजीव चंद्रशेखरन जी को सेरेडाउन खाने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो उन्होंने इतना विशाल जुलूस निकाल दिया था कि उसमें 20-22 लोग बमुश्किल जमा हुए होंगे, और मीडिया उसको दिखाने की हिम्मत भी नहीं कर पाया। वो तो सोशल मीडिया पर एक वीडियो ट्रेंड हो गई और समझ में आ गया कि राजीव चंद्रशेखरन जी चुनाव लड़ रहे हैं, वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं या लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, और केरल में उनको लोग कितना सीरियस लेते हैं। तो सेरेडाउन खाने का उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, इसलिए वो राहुल गांधी को सेरेडाउन खाने की सलाह दे रहे हैं। लेकिन बहरहाल जो कुछ भी हो रहा है, नजर बनाए रखिए। देश की जो 18वीं लोकसभा है वो 16वीं और 17वीं लोकसभा की तरह निरंकुश आपको दिखाई नहीं देगी। इस बात की पूरी आशंका और संभावना है। राहुल गांधी के बतौर विपक्ष के नेता 2 भाषणों से यह स्पष्ट हो गया है कि राहुल गांधी इतनी आसानी से इस बार हार मानने वाले नहीं हैं, और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी चाहे लाख कुछ कह ले कि वो राहुल गांधी को सीरियस नहीं लेती है। राहुल गांधी को तो प्रधानमंत्री इतना सीरियस लेते हैं कि राहुल गांधी के बारे में अगर कोई कुछ कह जाए तो उसके कथनी को प्रधानमंत्री, देश के जो प्रधानमंत्री हैं, वो ट्वीट करते हैं, सोशल मीडिया हैंडल पर डालते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। तो राहुल गांधी क्या है ये प्रधानमंत्री भी जानते हैं, देश के गृह मंत्री भी जानते हैं। देश के गृह मंत्री को दुनिया ने देखा है कि जब वो लोकसभा स्पीकर को कह रहे थे कि ये आप क्या कर रहे हैं, आप हमें संरक्षण दीजिए, हमें संरक्षित कीजिए, जब राहुल गांधी बोल रहे थे पार्लियामेंट में पहली बार बतौर विपक्ष के नेता, तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी का जो ट्वीट है क्या वाकई उसमें सच्चाई है, और अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके क्या नतीजे सामने आएंगे, क्या रिएक्शन होता है, वो भी देखना बहुत मजेदार होगा। लेकिन फिलहाल देश की पार्लियामेंट जिस तरह से चल रही है, इस बात का पूरा यकीन है कि शायद अब एक अधिनायकवादी सत्ता का अस्तित्व बहुत ज्यादा दिनों तक इस देश में नहीं चलेगा, और देश के युवाओं के लिए कम से कम एक नई उम्मीद और नई आशा की किरण सामने आती हुई दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इस अपील के साथ कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर का बटन दबाइए, कमेंट सेक्शन में मुझे अपने सुझाव से जरूर अवगत कराइए और मेरा नैतिक सहयोग कीजिए। शुभ रात्रि।